वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की यह क्लास नंबर 5 है, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित 4000 से अधिक प्रश्नों को इस सीरीज में हम देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे तथा सभी प्रश्नों को हम कंसेप्ट और डिटेल के साथ में देखेंगे। आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं और इतिहास के प्रमुख राजवंशों के बारे में जानने वाले हैं। यह इस प्रकार की वीडियो को भविष्य में प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल एग्जाम 5G को सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। यदि आपको हमारा यह वीडियो नॉलेज से भरा लगा हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नए प्रश्नों के बारे में आपने जाना हो, तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप सभी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज में हम एमपीजीके के 2020 एमपीपीएससी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। सभी के सभी प्रश्न टॉपिक वाइज लिए गए हैं। यदि आप यह पूरी सीरीज देख लेते हैं तो यकीन रखिए एमपीजीके से कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप 100% एमपीजीके में स्कोर कर पाएंगे। यदि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि सभी 4000 प्रश्नों को आप देख लेते हैं सीरीज में, तो 25 में से 23 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे कम समय में। हमारे इस क्लास में एमपीपीएससी 2020, 2021, 22 इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यह डिज़ाइन किया गया है। एमपी पुलिस, एमपीपीबी व मध्य प्रदेश में होने वाली सभी एग्जाम जिसमें कि एमपीजीके का सिलेबस होता है, सभी के लिए यह वीडियो जो है, सभी के लिए यह क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है दसपुर, जिसे कि वर्तमान में मंदसौर के नाम से जाना जाता है, अभिलेख से यानी कि मंदसौर अभिलेख से या यूं कहे कि दसपुर अभिलेख से मध्य प्रदेश के कौन से राजवंश की जानकारी मिलती है। मंदसौर को आप मैप में, अच्छा इस क्लास को लेने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, और एमपी का मैप अगर आपके पास हो तो आप उसे निकाल कर अपने सामने रख लीजिए, ताकि मैं जिन जिन जिलों के बारे में आपको बता रहा हूँ आप उसे मैप में देख देख सके। यदि इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अभी मंदसौर अभिलेख या दशपुर अभिलेख के बारे में। इससे हमें औलिकर वंश की जानकारी प्राप्त होती है। औलिकर वंश मंदसौर में चौथी और पांचवी सेंचुरी, ठीक है दोस्तों, चौथी और फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी के आसपास में शासन कर रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुंग वंश के प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग ने निम्न में से किस स्थान पर शासन किया था। तो शुंग वंश के प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग ने इनमें से विदिशा जिले पर, है ना, यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब विदिशा हो जाता है। पुष्यमित्र शुंग, इस शुंग वंश का एक शासक था पुष्यमित्र शुंग। यह मौर्यों का सेनापति हुआ करता था। किसका सेनापति होता था? यह मौर्य का सेनापति हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तथा मौर्यों के बाद पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और मौर्य वंश का अंतिम शासक, यह एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। यह कौन था दोस्तों? बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसी की हत्या कर, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने इसी की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के दशपुर क्षेत्र यानी कि मंदसौर वाले क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो मैंने आपको बता चुका है कि इस क्षेत्र में औलिकर वंश का शासन रह चुका है। इन सभी में, है ना, ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से औलिकर वंश का शासन यहाँ पर रह चुका है। ऐसा कभी आपसे नहीं पूछेगा, जैसे कि हम बात करें मंदसौर की, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये तो ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि औलिकर वंश और गुप्त वंश या मौर्य वंश जिनका शासन उस क्षेत्र में रहा हो इकट्ठे ऑप्शन में पूछा जाए। हमेशा कोई एक ऐसा ऑप्शन अलग ही दिया रहेगा, है ना, बाकी सारे ऑप्शन है जिनका शासन मध्य प्रदेश में रहा हुआ है।
तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में से औलिकर वंश का शासन जो है मध्य प्रदेश में रहा है। औलिकर वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? औलिकर वंश का दोस्तों सबसे प्रतापी राजा था यशोधर्मन। ठीक है, यहाँ दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, यशोवर्मन और यशोधर्मन। तो औलिकर वंश की यदि मैं बात करूं तो औलिकर वंश का सबसे प्रतापी राजा है यशोधर्मन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जबकि यह जो यशोवर्मन है, यशोवर्मन चंदेल वंश का शासक है, ना कि औलिकर वंश का। यशोवर्मन कैसा है? चंदेल वंश का शासक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पश्चिमी मालवा दसपुर के औलिकर वंश का प्रथम शासक कौन था? या यूं कहा जाए कि दसपुर के औलिकर वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो औलिकर वंश का दोस्तों प्रथम शासक था जयवर्मन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। औलिकर वंश, इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा, औलिकर वंश। तो औलिकर वंश के शासकों का क्रम आप देखिए। औलिकर वंश में सबसे प्रथम पहले जयवर्मन आते हैं, जयवर्मन के बाद सिंहवर्मन, इन्होंने गद्दी संभाली। सिंहवर्मन के पश्चात नरवर्मन, नरवर्मन के पश्चात प्रकाश धर्मन तथा प्रकाश धर्मन के बाद यशोधर्मन। तो इस प्रकार से इन 5 राजाओं का शासन जो है औलिकर वंश का मध्य प्रदेश में रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान ने दूसरी शताब्दी में मालवा विजय प्राप्त की थी। बात की जा रही है सेकेंड सेंचुरी की। ठीक है दोस्तों, आप टाइम ड्यूरेशन का विशेष ध्यान रखेंगे। सेकेंड सेंचुरी में मालवा विजय इनमें से किसने प्राप्त की थी? तो ये मालवा विजय का श्रेय सेकेंड सेंचुरी में जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी को। गौतमीपुत्र सतकर्णी दक्षिण भारत के एक राजा थे जिन्होंने मालवा में विजय प्राप्त की थी सेकेंड सेंचुरी में। इस पर एक मूवी बनी हुई है, दक्षिण भारत की बहुत ही प्रिय मूवी है, गौतमीपुत्र सातकर्णी इसी नाम से। ठीक है, तो वो आप इतिहास की अधिक जानकारी के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए फ्री में प्रमोशन कर दिया मैंने इस मूवी का, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवरसेन द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? प्रवरसेन द्वितीय का उत्तराधिकारी था दोस्तों नरेंद्र सेन, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। नरेंद्र सेन जो कि 450 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा था। इसका अभी तक कोई लेख नहीं मिला है, लेकिन बालाघाट जिले से प्राप्त ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। कोई लेख इस बारे में कोई लेख नहीं है, ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। किससे मिलती है दोस्तों इसका जानकारी? ताम्रपत्र से। और ताम्रपत्र कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में यह ताम्रपत्र मिला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हंस को हराने वाला, हंस एक राजा का नाम है, पक्षी वाला हंस नहीं है। हंस को हराने वाले मालवा के राजा कौन थे? तो हंस को हराने वाले मालवा के राजा थे दोस्तों यशोधर्मन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में पांडव वंश का शासन रहा है, किस स्थान पर रहा है यह पूछा जा रहा है। तो पांडव वंश का जो मध्य प्रदेश में शासन रहा है वो अमरकंटक मैकल इस स्थान पर रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पांडव वंश इसका जब शासन रहा है इस अमरकंटक मैकल श्रेणी में, तब यह गुप्त साम्राज्य के अधीन ही शासन करते थे। किसके अधीन शासन करते थे? गुप्त साम्राज्य के अधीन ही यह शासन करते थे। यदि पांडव शासकों की बात करूं तो पांडव शासक मुख्य रूप से 3 पांडव शासक का उल्लेख हमको इतिहास में मिलता है। इनके नाम आप लिख लीजिएगा, पांडव शासकों के नाम। ठीक है दोस्तों, इनके नाम क्या है? तो इनके नाम है, एक तो जयबल, भरतबल एवं वत्सराज। तो ये तीनों के तीनों ही पांडव शासक है जो कि गुप्त साम्राज्य के अधीन अमरकंटक मैकाल इस क्षेत्र पर राज्य किया करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गलत जोड़ी का पता लगाइए। यशोधर्मन मालवा, बिल्कुल यशोधर्मन का मालवा पर शासन रहा है तो यह सही हो जाएगा। चंदेल बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन रहा है, खजुराहो के मंदिर चंदेल के द्वारा निर्मित है। तोमर साम्राज्य मांडू में रहा है ना।
मांडूधार के आसपास तोमर वंश का शासन रहा है। उज्जैन शक, तो यह जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गलत जोड़ी पूछी गई है, अर्थात इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उज्जैन में शकों का शासन नहीं रहा है, उज्जैन में गुप्त साम्राज्य का शासन जो है रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, गुप्त वंश, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? क्या है गुप्त वंश की स्थापना? कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा में नागवंश का शासन रहा है। मालवा के किस स्थान पर नागवंश का शासन रहा है, यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में नागवंशी शासकों का शासन काठी निमाड़ में भी रहा है, पद्मावती ग्वालियर में भी रहा है, एवं कुंतवार या कुंतलपुर, कुंतवार को ही हम क्या कहते हैं, कुंतलपुर, कुंतलपुर, यहीं पर कुंती ने अंगराज कर्ण को जन्म दिया था। ठीक है, तो इन तीनों स्थानों पर नागवंश का शासन रहा था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश नागवंश का संस्थापक था, यानी कि नागवंश का संस्थापक कौन था, यह पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में नागवंश का संस्थापक वृषनाग, वृषनाग नाम का राजा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। वृषनाग ने नागवंश की स्थापना कहाँ पर की थी? विदिशा नामक स्थान पर की थी। वर्तमान विदिशा जिले में इसकी स्थापना की थी। तब उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा से पवाया, इसे ही हम क्या कहते हैं, पदमपुर के नाम से जानते हैं, वहां पर स्थानांतरित कर देते, जो कि वर्तमान में ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। नागवंश का वह शासक जिसने नागवंश की राजधानी विदिशा से पद्मापुर या पदमपुर स्थापित की थी, वह कौन था? तो अपनी राजधानी को स्थापित करने वाला शासक वृषनाग ने तो क्या किया था, स्थापना की थी नागवंश की, लेकिन राजधानी का स्थानांतरण भीमनाग के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। भीमनाग ने है शासक, किसके कारण? है वंश के शासक महिष्मत के कारण, है वंश के शासक महिष्मत, इसके कारण जो है अपनी राजधानी विदिशा से पदमपुर स्थानांतरित कर ली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के नाटककार भवभूति के नाटक मालती माधवम की नायिका मालती कौन से राज्य की राजकुमारी थी? तो मालती माधव की जो राजकुमारी है मालती, यह नागवंशी शासक पदमपुर है ना, यानी कि पद्मापुर राज्य की राजकुमारी यह हुआ करती थी। किसकी थी? पद्मापुर राज्य की राजकुमारी थी और नागवंश से संबंधित थी। कहाँ लिखा हुआ है मालती? ये लिखा हुआ है मालती। इनका संबंध किससे है? तो नाग वंश से इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में उल्लेखित प्रीनाश नदी, जैसा आपको पता होगा कि अलग अलग यात्रियों ने, इतिहासकारों ने मध्य प्रदेश की यात्रा की और अपने किताब में मध्य प्रदेश के बारे में लिखा। तो इन्होंने यहाँ की जगह को अपने अपने अनुसार अलग अलग नामों से पुकारा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका किसकी रचना है? मैगस्थनीज की, है ना। तो मैगस्थनीज ने इनमें से टोंस नदी, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, टोंस नदी को प्रीनास नदी के नाम से संबोधित किया है या प्रीनास नदी के नाम से लिखा है। कौन सी नदी को? टोंस नदी को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भूगोल वेत्ता टालमी के द्वारा उल्लिखित शब्दावली को सुमेलित की। जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग स्थानों को अलग अलग नाम से पुकारा है। तो इसी क्रम में टालमी ने क्या किस स्थानों किस नाम से पुकारा है वो आप देखेंगे। तो ऊपर के जो 3 स्थान है ये बिल्कुल सही है ना, सुमेलित नहीं है वो पूछा है। यानी कि विंध्य प्रदेश को टालमी ने ओइंडान के नाम से पुकारा है, ओइंडान के नाम से लिखा है। ताप्ती नदी को ननगौना के नाम से लिखा हुआ है और सोन नदी को सोआ के नाम से लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने दोरासोन नाम से, यानी कि दोरासोन नाम से दसपुर को उल्लेखित नहीं किया है। दोरासोन के नाम से इन्होंने धसान नदी, है ना, किसको? धसान नदी को, इसको उन्होंने दोरासोन के नाम से पुकारा है, दसपुर को नहीं पुकारा था। ये आपका गलत जवाब है ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ सुमेलित नहीं है, ये पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। चीनी यात्री हेनसांग 629 से 545 ईस्वी
ने अपनी भारत यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के कौन से स्थान की यात्रा की है? चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश में उज्जैन, खजुराहो, महेश्वर इनकी यात्रा तो की है, साथ ही मांडू और विदिशा, साथ ही मांडू एंड विदिशा, इन दोनों स्थानों की भी यात्रा हेनसांग के द्वारा की गई है। यानी कि टोटल इन 5 स्थानों की यात्रा हेनसांग के द्वारा की गई है। और इन्होंने अपनी किताब में उज्जैन को ऊ शे ए न इस नाम से लिखा हुआ है, खजुराहो को ची ची टो और महेश्वर को मोहिसु फालो पुलो इस नाम से इन्होंने इन स्थानों को उल्लेखित अपनी किताब में किया हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हेनसांग जब मध्य प्रदेश आए थे तो यह कहाँ कहाँ गए थे? यह गए थे उज्जैन, खजुराहो, महेश्वर, मांडू और विदिशा। इन 5 स्थानों की यात्रा जो है मुख्य रूप से हेनसांग के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभी के मैत्रक वंश का वह राजा जिसने 6ठी शताब्दी में पश्चिमी मालवा पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उस राजा का नाम था राजा शिलादित्य। ठीक है दोस्तों, शिलादित्य ने लगभग 588 ईस्वी के आसपास 588 ईस्वी के आसपास यह कार्य किया था। और इसकी जानकारी हमको रतलाम में एक ताम्रपत्र के माध्यम से मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? हमको मिलती है रतलाम जिले में प्राप्त ताम्रपत्र से। क्या कि वल्लभी के शासक मैत्रक वंश का राजा शिलादित्य, इसने 6ठी शताब्दी मतलब 500 से लेकर 501 से लेकर, यानी 6ठी शताब्दी का मतलब क्या है? 501 ईस्वी से लेकर या 500 ईस्वी से लेकर 599 ईस्वी तक, यह कहलाती है आपकी 6ठी शताब्दी, है ना। तो इस 6ठी शताब्दी में शिलादित्य ने मालवा पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, कहने का यह मतलब है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? तो मौखरी वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में ही की गई थी, जो कि राजा हरिवर्मा के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है। मौखरी वंश की स्थापना किसके द्वारा? राजा हरिवर्मा के द्वारा। और कब की गई थी? तो यह 6ठी शताब्दी के आसपास। कब की गई थी? 6th सेंचुरी के आसपास। और किसके पतन के बाद की गई थी यदि यह पूछा जाए तो? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद इसकी स्थापना की गई थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात। ठीक है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात मौखरी वंश जो है यह पिक्चर में आया था। राजा हरिवर्मा इसे लेकर आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौखरी वंश का वह शासक जिसने मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ क्षेत्र में शासन किया था, तो उस शासक का नाम है दोस्तों राजा सर्ववर्मा। देखते हैं कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्ववर्मा ने कहाँ पर शासन किया है? पूर्वी निमाड़, बुरहानपुर, है ना। पूर्वी निमाड़ कहाँ पर? पूर्वी निमाड़ बुरहानपुर, वर्तमान में जो बुरहानपुर वाला एरिया है वहां पर उन्होंने शासन किया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यभूति वंश के शासक प्रभाकर वर्धन, मालवा का शासक प्रभाकर वर्धन कहाँ का शासक था? मालवा का, ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी वंश के किस शासक के साथ किया था? तो मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ राजश्री का विवाह हुआ था। किसके साथ दोस्तों? राजा ग्रहवर्मा और राजश्री का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना, इसलिए से हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। मौखरी वंश का वह शासक जिसकी हत्या मालवा शासक देवगुप्त ने गौड़ राजा शशांक के साथ मिलकर की थी। तो मालवा के शासक देवगुप्त और गौड़ राजा शशांक, इन दोनों ने मिलकर राजा ग्रहवर्मा की ही हत्या की थी। और इनकी पत्नी राजश्री को इन्होंने क्या किया था? बंदी बना लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नौज के पुष्यभूति वंश का वह शासक जिसने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर शासन किया था। तो मालवा क्षेत्र पर इस पुष्यभूति वंश के सभी शासकों ने लगभग शासन किया, जिनमें कि राजा प्रभाकर वर्धन, राजा राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, इन तीनों का भी नाम है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वीं शताब्दी के दौरान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शैल राजवंश का शासन था? शैल राजवंश का शासन किस स्थान पर रहा, यह पूछा जा रहा है।
तो शैल राजवंश की स्थापना दोस्तों यह श्रीवर्धन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्रीवर्धन, ये संस्थापक थे शैल वंश के। यह संस्थापक थे किसके? शैल वंश के। और इनका शासक महाकौशल इस प्रदेश पर रहा था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलचुरी शासकों का मूल स्थान क्या था? तो कलचुरी जो थे वह दो प्रकार के थे, है ना। कलचुरी क्या थे? दो प्रकार के थे। एक तो थे त्रिपुर या त्रिपुरी के कलचुरी और महिष्मती के कलचुरी, पर इनका मूल स्थान जो था वह महिष्मती था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिष्मती के कलचुरी शासक बुद्धराज को किसने पराजित किया था और महिष्मती से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था? तो इन्हें पराजित करने वाले राजा का नाम था शासक मंगलेश, जो कि चालुक्य वंश के थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। चालुक्य शासक मंगलेश, इन्होंने कलचुरी शासक बुद्धराज को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा महिष्मत के नर्मदा नदी के किनारे महिष्मती यानी कि महेश्वर की स्थापना की गई थी, वह किस वंश के शासक थे? यानी कि राजा महिष्मत किस वंश के शासक थे, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, राजा महिष्मत इनमें से है वंश के शासक थे। और है वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? है वंश के सबसे प्रतापी शासक थे कीर्तिवीर्य अर्जुन। क्या थे? कीर्तिवीर्य अर्जुन। इतने प्रतापी शासक थे कि इन्होंने दशानन, सही सुन रहे हैं आप, दशानन यानी कि रावण को हराकर बंदी बना लिया था। बाद में रावण को छुड़ाने के लिए परशुराम जी आए थे, ऐसी किंवदंती है, यानी कि ऐसा कहानी है। यदि हम बात करें महेश्वर की, तो महेश्वर वर्तमान में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में यह अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक था दोस्तों कोक्कल, है ना। कोक्कल इनका नाम था, जिन्होंने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाता है। त्रिपुरी के कलचुरी शासकों ने किसकी उपाधि धारण की थी? त्रिपुरी के कलचुरी शासक की बात की जा रही है। तो यहाँ के शासकों ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर, ये तीनों ही प्रकार की उपाधियां धारण की थी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी यानी कि जबलपुर, त्रिपुरी कहाँ है? यह जबलपुर के आसपास है या जबलपुर जिले में है, यह हम कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, इस वंश के संस्थापक कौन थे? कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी, इस वंश के संस्थापक कौन थे, इस बारे में पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल थे, है ना। कौन थे? कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल थे। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा तो हमें बिल्हारी रेख से हमें पता लगता है। यह क्वेश्चन क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। ठीक है, यह जानकारी हमें मिलती है जबलपुर, कहाँ पर? जबलपुर के निकट विल्हारी में प्राप्त लेख से, एक शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कलचुरी वंश के किस शासक को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? तो उज्जैनी भुजंग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नाम से हम युवराज देव या युवराज प्रथम को हम इस नाम से जानते हैं, उज्जैनी भुजंग के नाम से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कलचुरी चेदी वंश के किस शासक को उज्जैनी भुजंग कहा गया? जैसा कि मैंने आपको ही बताया, युवराज प्रथम को। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों, भेड़ाघाट में गौरी शंकर महादेव का विख्यात मंदिर है, कहाँ पर? भेड़ाघाट यानी कि जबलपुर की बात यह की जा रही है। यहाँ पर क्या है? गौरी शंकर महादेव का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो जैसा कि हमें पता है कलचुरी वंश का शासन इस स्थान पर रहा है, तो इस सवाल का सही जवाब गौरीशंकर महादेव का मंदिर कलचुरी शासकों के द्वारा बनवाया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर यह थे। ठीक है दोस्तों, यह किस कलचुरी शासक के दरबार में थे? यह प्रश्न पूछा गया है। यह किस कलचुरी शासक का राजाश्रय इनको प्राप्त था? तो इनको युवराज देव, इनका राजाश्रय जो है प्राप्त था
उनके दरबार में यह रहा करते थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कलचुरी वंश का वह शासक जिसे मालवा के शासक भोज परमार ने पराजित किया था। एक कलचुरी शासक है जिनको भोज परमार ने पराजित किया था, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो भोज परमार ने गंगेय देव को पराजित किया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। और पराजित कब किया था? गंगेय देव, इन्होंने ही परमार पे ही आक्रमण किया था। भोज, राजा भोज पर इन्होंने, जो कि परमार वंश के थे, इन पर आक्रमण किया था और पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो दोस्तों कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कर्णदेव। कौन था दोस्तों? कर्णदेव। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। कर्णदेव ही वह शासक था जिसने संपूर्ण मालवा और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। संपूर्ण मालवा और बंगाल पर विजय कर्णदेव ने प्राप्त की थी, जो कि कलचुरी वंश के शासक थे। नाम याद रखिएगा, कर्णदेव। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, मैत्रक वंशी महाराज शिलादित्य कहाँ का शासक था? तो मैत्रक वंशी महाराज शिलादित्य यह वल्लभी के शासक थे। इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ समय तक मालवा पर इनका शासक रहा था। ठीक है दोस्तों, लगभग 612 ईस्वी के आसपास, 612 ईस्वी के आसपास कुछ समय तक इन्होंने मालवा पर शासन किया था और यह वल्लभी के शासक थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय इतिहास से किस महान शासक को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है? हिंदू नेपोलियन, ठीक है, वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा, हिंदू नेपोलियन पूछ रहा है, ना कि भारत का नेपोलियन। यदि भारत का नेपोलियन पूछा जाता तो इस सवाल का सही जवाब होता ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को ही हम कहते हैं भारत का नेपोलियन। गुप्त को ही हम क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन, है ना। लेकिन यहाँ बात की जा रही है हिंदू नेपोलियन की। तो हिंदू नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों राजा कर्णदेव को। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। कर्णदेव को ही हम हिंदू नेपोलियन के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11वीं शताब्दी में मालवा के शासक राजा भोज को पराजित करने के लिए गठित त्रिगुट संघ में शामिल शासक थे। तो परमार वंश के अत्यंत ही प्रतापी राजा थे। कौन? डॉक्टर बोल रहा हूँ, राजा भोज, है ना, माफ कीजिएगा। राजा भोज अत्यंत ही प्रतापी राजा, इतने प्रतापी राजा थे कि इन्हें कर्णदेव, भीम प्रथम और सोमेश्वर लाल अकेले अकेले हरा नहीं पा रहे थे। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? एक त्रिगुट का निर्माण किया था और तीनों ने मिलकर राजा भोज पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। त्रिगुट संघ में कलचुरी शासक कर्णदेव, चालुक्य शासक भीम प्रथम और कल्याणी का चालुक्य शासक सोमेश्वर लाट तीनों सम्मिलित थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यही है, हाँ, अगला प्रश्न है 90, जबलपुर भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 64 योगिनी मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। तो 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कलचुरी शासकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? कलचुरी शासकों के द्वारा 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किया गया था। और कलचुरी शासक में किसके द्वारा? गयाकर्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, गयाकर्ण और इनकी पत्नी रानी अलहन देवी, इनके द्वारा करवाया गया था। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में सही है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन साथ में आते हैं पर टिक तो एक ही में लगाना, तो उस कंडीशन में आप राजा के नाम पर टिक लगाएंगे, यानी कि गयाकर्ण के नाम पर। यह कलचुरी शासक थे, आप ये याद रखिएगा, 64 योगिनी मंदिर कलचुरी शासक। जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर में कितनी देवी प्रतिमाएं हैं? तो हमने अपनी पुरानी क्लासेस में आपको बताया हुआ है ना दोस्तों। हमने मध्य प्रदेश से संबंधित ये जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के, बहुत ही ब्रॉड वे में हम इसे पढ़ रहे हैं ना, बहुत डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 64 योगिनी मंदिर में प्रतिमाओं की संख्या 81 है, ना कि 64। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जबलपुर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के शासक कर्णदेव के द्वारा करवाया गया। तो इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ा हमने? 64 योगिनी मंदिर गयाकर्ण के द्वारा और त्रिपुर सुंदरी का मंदिर राजा कर्णदेव के द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? क्या पूछा जा रहा है? त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कलचुरी वंश की 2 शाखाएं थी। ठीक है दोस्तों, कलचुरी वंश की क्या थी? 2 शाखाएं थी। एक शाखा थी आपकी त्रिपुरी शाखा और एक थी आपकी महिष्मत
है ना, माहिष्मती शाखा, त्रिपुरी शाखा और महिष्मत शाखा। तो महिष्मत शाखा की स्थापना का श्रेय जाता है कोक्कल को, कोक्कल, है ना, थोड़ा कुछ गलत लिखा हो तो माफ कीजिएगा, बाकी सही कोक्कल को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है, किसकी, महिष्मती शाखा की। और त्रिपुरी शाखा की स्थापना का श्रेय जाता है वामराज को, वामराज को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप यह ध्यान रखिएगा, वामराज और कोक्कल किसी एक ही प्रश्न में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक मुख्यतः कौन सा धर्म मानते थे? तो कलचुरी शासकों के द्वारा मुख्य रूप से शैव धर्म को माना जाता था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, शैव धर्म। अगला प्रश्न हम देखते हैं। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अंतिम शासक राजा विजयदेव था। ठीक है दोस्तों, कौन था? राजा विजयदेव। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विजयदेव का टाइम ड्यूरेशन कब है? 1212 के आसपास का, है ना, 1212 ईस्वी के आसपास का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सन 1212 में चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मन ने किसको पराजित किया था? तो चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मन ने इस विजयदेव को ही पराजित किया था, और विजयदेव को पराजित कर चंदेल शासन की स्थापना जो है इनके एरियाज में कर ली थी, यानी कि जबलपुर के आसपास चंदेल का शासन हो चुका था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो कलचुरी शासकों ने नहीं बनवाया है? विराटेश्वर मंदिर। अच्छा, पहली बात तो आप इस प्रश्नों से जुड़ी क्या क्या जानकारी आपको मिल रही है, पहला वो देखिए कि विराटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो यह सुहागपुर में। गौरी शंकर का मंदिर कहाँ पर है, तो यह जबलपुर में। वैसे ही बद्री नारायण मंदिर कहाँ पर है, तो यह अमरकंटक में। महेश्वर मंदिर कहाँ पर है, यह महेश्वर में। चारों के चारों ऑप्शन स्थानों के हिसाब से सही है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, कलचुरी शासकों के द्वारा क्या निर्मित है और क्या नहीं है। तो ये जो ऊपर के तीनों मंदिर है ABC, यह बनवाए हैं दोस्तों कलचुरी शासकों के द्वारा। लेकिन ये जो अकेला मंदिर है महेश्वर मंदिर महेश्वर, यह बनाया गया है ही शासकों के द्वारा। है शासक महिष्मत ने महेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? महिष्मत ने, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। त्रिपुरी नामक स्थान किस जिले में? त्रिपुरी के बारे में हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो त्रिपुरी पड़ता है दोस्तों जबलपुर जिले के अंतर्गत। अच्छा, आपको याद है कि त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आपको ये कमेंट करके यह बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कि जबलपुर के त्रिपुरी में हुआ था किस सन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताना है, किस सन में हुआ था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कीजिए। जब तक हम अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा के परमार वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या पूछा जा रहा है? मालवा के परमार वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मालवा के परमार वंश की जानकारी हमें उदयपुर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? उदयपुर प्रशस्ति से। और उदयपुर प्रशस्ति मध्य प्रदेश के किस जिले में हमको देखने को मिलता है? तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो कि इस सीरीज का मतलब कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, सीरीज का नहीं। मालवा के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में परमार वंश की स्थापना का श्रेय सन 1818 में 1818 में नहीं, 818 ईस्वी में यह श्रेय जाता है उपेंद्र को। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस उपेंद्र ने अपनी राजधानी परमार वंश की राजधानी, परमार वंश की क्या राजधानी, कैपिटल, यह बनाया था उज्जैनी को। तो इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ में, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आज हमारे द्वारा इस क्लास में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर कर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सके। और हमारे इस क्लास को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारी आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलती रहे। साथ ही इस बेल आइकॉन को, सब्सक्राइब बटन के बाजू में क्या होगा, एक बेल आइकॉन बना होगा, बेल का चित्र बना होगा घंटी का, इस घंटी को बजाना न भूले, ताकि नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहे।
साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ वगैरह चाहिए हो या आपको मुझसे बात करना हो तो आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमने @ इस नाम से सर्च कीजिएगा, exam5G, जो कि हमारे चैनल का नाम है। तो यह टेलीग्राम का हमारा लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं यह लिंक आपको दे दूंगा। टेलीग्राम पर हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यदि आपको यूट्यूब से प्राप्त नहीं होती है तो यहाँ पर भी मैं इसे अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम में। तो दोस्तों टेलीग्राम में हमारे चैनल जरूर ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।